शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही राहत दे चुका है। उन्हें नियमित जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। ईडी ने जब गिरफ्तारी की थी उस मामले में, लेकिन उससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई से जुड़े हुए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। मुहर्रम की छुट्टी होने के बावजूद न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा इस मामले की सुनवाई करेंगी। देखना यह होगा कि सुनवाई में आज कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो केजरीवाल के लिए राहत लाते हैं या फिर इंतजार केजरीवाल के लिए बना रहेगा। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। अमृत, जरा बताइए, सुनवाई होने जा रही, कितने बजे सुनवाई होगी और आज क्या क्या होने जा रहा है कोर्ट में? विवेक, आज का दिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बेहद ही खास है। हाई कोर्ट में जो है सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जो है इस मामले में सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल के मामले की बात करें तो मामला लिस्टेड है। अब थोड़ी देर बाद जो है उनकी सुनवाई शुरू होगी इस पूरे मामले में। जहां तक बात है कि इस केस में मेरिट को लेकर के जो चर्चा चल रही है और वकीलों का ये मानना है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, वो तो कहीं ना कहीं उनका एक रास्ता साफ होता है कि उन्हें हाई कोर्ट से भी उम्मीद है कि उसी प्रकार से हाई कोर्ट से भी सीबीआई के मामले में उन्हें राहत मिले। इसको लेकर के पहले से जो है कई तरह की दलीलें दी जा चुकी हैं। पिछली बार सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीबीआई को जो है अपना पक्ष रखने के लिए तमाम जो है उसके डेडलाइन दिया था। 7 दिन का डेडलाइन भी था इसमें कि तमाम अपने रिपोर्ट जो है वो पेश करे। अब सीबीआई की तरफ से जब सारे रिपोर्ट और साक्ष्य पेश किए गए हैं तो उसकी जो है एक अवलोकन किया जाएगा उसका, और उसके बाद जो है जस्टिस नीना बंसल कृष्णा इस पूरे मामले को देखेंगी। और जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जमानत की याचिका लगाई है, उसके ऊपर क्या फैसला आएगा उसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल अमृत, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता लगातार केंद्र सरकार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं और उनकी बीमारी को लेकर, चाहे वो क्या नाम है उनके मंत्री हों आतिशी मार्लेना या फिर सौरभ भारद्वाज हों या दूसरे और मंत्री हों, ये कहते रहे हैं कि उनकी जान को भी खतरा, कुछ भी होगा तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। एक तरफ ये भी सियासत दिख रही है, दूसरी तरफ लड़ाई इस बात की कि बेल मिले। तो आज का दिन बड़ा है जैसा आप कह रहे हैं अमृत। बिल्कुल विवेक, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितनी भी दलीलें दी जा सकती थी कोर्ट में दी गई हैं। और चूंकि आप जैसा कि बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल न एक आम शख्स नहीं है, बल्कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और एक राजनीतिक पार्टी के संयोजक भी हैं, यानी कि उसके मुखिया भी हैं। तो जाहिर तौर पे जब ये मामला चल रहा है कोर्ट में तो कई स्तर पर कई लेयर्स पे चल रहा है, जिसमें राजनीति भी खूब हो रही है। अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जबरन फंसाया गया है, गलत तरीके से फंसाया गया है। जबकि सीबीआई और ईडी ने भी कोर्ट में अब तक यही कहा है कि यही किंगपिन रहे हैं। जेल में ये बातें कही जा रही हैं कि जेल में उनको सही तरीके से नहीं रखा जा रहा है, जबकि जेल जो प्रशासन उसकी तरफ से कहा जाए अरविंद केजरीवाल खूब बढ़िया खाना खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। ये भी कहा जाए उनका अचानक वजन घट गया है। ठीक है अमृत, कई तरह के बीमारियों से ग्रसित तो एक तरफ है, अब देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में केजरीवाल के लिए क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे जैसे ही सुनवाई में कुछ बड़े निर्णय सामने आते हैं। बढ़ते आगे, जुलाई में कांग्रेस की नई टीम बन सकती है, ऐसी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम बनने जा रही है और इसी महीने यानी कि जुलाई में ही कांग्रेस की नई टीम बनेगी। टीम में युवाओं को मौका मिलेगा। प्रदेश प्रभारी ने 20 जुलाई को बैठक बुलाई है। युवाओं को मिल सकते हैं 50% पद। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अनुमोदन करेगा। जीतू पटवारी के लिए नई टीम बन सकती है जुलाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम, जो कि कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कोशिश की जा रही है। खबर इसमें यह है सबसे बड़ी बात कि 50% युवाओं को कांग्रेस मौका देने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो एक नई टीम के साथ कांग्रेस नजर आएगी जीतू पटवारी के साथ। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बताइए इस टीम में कौन कौन हो सकते हैं, कब तक इस टीम का निर्माण किया जाएगा, लक्ष्य क्या होगा और कब तक टीम बनेगी? देखिए, कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की गठन के लिए 20 तारीख को एक समय तय किया गया है। 20 जुलाई को
प्रदेश प्रभारी, लोकसभा में प्रभारी रहे और उनको कांग्रेस का मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया जितेंद्र सिंह। वो बैठक लेंगे, तमाम सारे कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे और ये कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी की नई टीम में 50% युवा चेहरे होंगे। और पिछले दिनों हमने देखा कि भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और इस बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस के कोई भी सीनियर लीडर नहीं मौजूद थे, यानी कि फर्स्ट लीडरशिप जो होती है कांग्रेस के अंदर, कमलनाथ, दिग्विजय, तमाम सारे, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, ये कोई भी नहीं था। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, जयवर्धन सिंह, ये तमाम सारे युवा नेता थे। तो इससे आसार हैं कि आने वाली जो नई कार्यकारिणी होगी इसमें युवा चेहरे अधिक से अधिक शामिल किए जाए। जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह ये इशारा पहले भी कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस को जनता की लड़ाई लड़नी है तो ऐसे में युवाओं को मौका देना चाहिए और यही वजह है कि आने वाले दिनों में जब कार्यकारिणी गठित होगी तो उसमें युवा चेहरे दिखाई देंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम बड़े नेताओं के जो इर्द गिर्द घूमने वाले नेता हैं उनको भी इस कार्यकारिणी में रखा जा सकता है। उसके पीछे की वजह है कि कांग्रेस के भीतर कोई ऐसी स्थिति न बन जाए कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बगावत की शुरू हो जाए, क्योंकि जब अभी भी कांग्रेस में कई फैसले लिए जा रहे हैं तो कई बार विरोध के स्वर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उठते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी होता है बिल्कुल एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। विवेक, जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं, अब देखना होगा कि कौन कौन से नए चेहरों को मौका मिलता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी मामले में सीबीआई ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और इस मामले पर दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीबीआई जांच होगी। यही वजह है कि इसकी जांच हो रही है। सीएम ने कहा है कि घोटाला हुआ है जिसका सच सामने आना चाहिए। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और अब खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी का वादा पूरा हुआ है। चुनाव से पहले यह कहा गया था कि इस मामले की सीबीआई जांच करेगी और जांच शुरू हो चुकी है। वादा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीबीआई के द्वारा जो पीएससी में घोटाले हुए हैं उसकी जांच होगी और वो जांच प्रारंभ हो गई। और हमारे साथ रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। रोहित, जरा बताइए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो वादा पीएम ने किया उस वादे को निभाया है, सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए, मोदी की गारंटी के तहत ये वादा भी किया गया था कि जो सीजीपीएससी में साल 2021 और 22 में गड़बड़ियां सामने आई हैं, तत्कालीन अध्यक्ष जो सीजीपीएससी के थे टमन सिंह सोनवानी, उनके रिश्तेदारों की नियुक्ति की जाने को लेकर ये गड़बड़ी थी। कई कांग्रेसी नेताओं की भी गड़बड़ी थी कि वो उनके जो बच्चे हैं वो तमाम लोग सीजीपीएससी में सेलेक्ट हुए और युवाओं के साथ में जो बड़ी संख्या में लंबे समय से इसको लेकर जो तैयारी कर रहे थे उनके साथ में धोखा हुआ था। और विधानसभा चुनाव के दौरान पे भी कांग्रेस इस मुद्दे पे घिर गई थी और सरकार जाने की एक बड़ी वजह ये भी है, उसी समय भाजपा ने, क्योंकि लगातार जो इस समय ओपी चौधरी हैं, वित्त मंत्री हैं, वो लगातार युवाओं से मिल रहे थे तो उनसे बातचीत हो रही थी, तब इस जो वादा है उसको घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत दिया गया था। अब पहले इसको लेकर सीबीआई को सौंपा गया था, अब जांच शुरू हो गई है। प्रारंभिक जांच जो है वो शुरू कर दी गई है टमन सिंह सोनवानी के घर पे भी और कुछ दिन पहले सीजीपीएससी दफ्तर में भी लंबी पूछताछ चली थी। तो कुल मिलाकर जो गारंटी दी गई थी वो सरकार ने गारंटी को पूरा किया है। अब सीजीपीएससी में जो युवाओं के साथ में धोखा हुआ था उस धोखे की जांच की जाएगी और जो सही रिजल्ट है वो उसके बाद में सामने आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल जांच शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, जांच शुरू हो चुकी है और तथ्य निकलकर सामने आने भी शुरू हो चुके हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित और तमाम जानकारी के लिए। गरियाबंद से एक बड़ी खबर है, वो खबर आपको बताते हैं। यहां पर सोंडुर नदी बहती है, सोंडुर नदी, अचानक इसमें बाढ़ आ गई। धोबनडीह घाट पर इसमें एक ट्रैक्टर फंस गया, मझधार में ड्राइवर और किसान फंस गए। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, गरियाबंद में अचानक इस नदी में बाढ़ आ गई। सोंडुर नदी है ये, जहां पर धोबनडीह घाट पर ट्रैक्टर फंस गया। ड्राइवर और किसान ने कूदकर अपनी जैसे तैसे जान बचाई है। जेसीबी की मदद से बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर को निकाला गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीच मझधार में फंसा ये ट्रैक्टर में सवार ड्राइवर और किसान और ड्राइवर ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रॉली भी लगी हुई थी ट्रैक्टर में। आप देख रहे हैं कि ये ट्रैक्टर जो बीच मझधार में फंस गया, अचानक से जल स्तर बढ़ गया और इतना ज़्यादा बढ़ा कि मौका ही नहीं मिला कि कुछ किया जा सके। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ट्रैक्टर के ड्राइवर और किसान ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इस ट्रॉली में रखा हुआ सारा सामान ज़रूर ख़राब हो गया। सोंडुर नदी में अचानक बाढ़ आई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
पुल नहीं होने से ग्रामीणों को दिक्कत भी होती है, ये भी एक खबर है इसमें। एक दूसरी खबर इसमें यह है कि यहाँ पर पुल नहीं है और इसी नदी के बीच से आवाजाही होती है, इसी नदी के बीच से किसान लोग निकलते हैं और यही ट्रैक्टर निकल भी रहा था। अगर पुल होता तो ये नौबत ही नहीं आती, इस तरह की तस्वीर भी सामने नहीं आती। पुल की मांग लगातार लोग कर रहे हैं, स्थानीय लोग, और इसी कच्चे रास्ते से नदी से होकर ट्रैक्टर निकाला जा रहा था। अचानक से पानी बढ़ गया, नतीजा आपके सामने है, ये ट्रैक्टर डूब गया, मझधार में फंस गई किसान और ड्राइवर की जान। वो तो गनीमत रही कि कूद के जैसे तैसे अपनी जान बचा ली गई है। तो खबर तो है कि पुल ना होने से नदी के बीच से ट्रैक्टर निकाला जा रहा था, पानी आ गया तो ट्रैक्टर डूब गया। धोबंडी से नदी पारा मार्ग में स्थित सोंडूर नदी है, वहाँ पे किसान का ट्रैक्टर जो है नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से फंस गया था। लगातार मांग करते आ रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नदी पारे के जो बच्चे हैं, चाहे आंगनबाड़ी में पढ़ते हो चाहे प्राथमिक शाला में पढ़ते हो, वो जितने बच्चे हैं सब धोबंडी आते हैं। बरसात के दिनों में जो है वो टापू सा बन जाता है। अभी आप देखेंगे एक बाग नाला है शुक्ला भाटा का, वो रपटा पुल जैसे टूट गया है। अभी हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, उसके बाद भी नहीं बनाई जा रही है। शासन प्रशासन गंभीरता से विचार करके बहुत जल्द जो है निर्माण करनी। और हमारे साथ इस वक्त पुरुषोत्तम पात्रे जुड़ गए हैं सीधे गरियाबंद से। वो बताएंगे आपको कि स्थिति क्या बनी। पुरुषोत्तम बताइए, ट्रैक्टर फंसा हुआ में दिख रहा है, एकदम से पानी बढ़ जाता है, पुल भी नहीं है, क्या खबर है पूरी बताइए। जी मैं आपको बता दूं कि ये मैनपुर विकासखंड के सोभा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे धोबंडी गांव का जो किसान है, नदी पारा गांव में उसकी खेत थी, जहां पे मक्का की फसल पे दवाई छिड़ने गया था। लेकिन अचानक से सोढून नदी में बाढ़ आ गई, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार गरियाबंद और धमतरी जिले में लगातार बारिश हो रही है। उड़ीसा सीमा से लगा हुआ ये पुल है, चूंकि पुल के उस पार केवल एक बस्ती है, इसलिए जो टूटा हुआ पुल है उसको जोड़ने के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इस कारण से टूटे पुल की वजह से नदी में जो है ट्रैक्टर फंसा हुआ था और पानी अचानक से बढ़ने के कारण जो है किसी तरह से जान बचाया किसान और चालक ने कूदकर जान बचाया। लेकिन लगभग 4 से 5 घंटे देर के बाद जो है पोकलेन की मशीन का सहारा लेकर ट्रैक्टर को किसी तरह बाहर निकाल दिया गया है। कुछ सामान है वो भीगे हुए थे। ये खबर आई है तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। ट्रैक्टर फंसा, अब पुल की भी मांग जो लगातार की जा रही है उसको भी पूरा होना चाहिए। भिंड में एसपी ने कोचिंग हब इलाके का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि शहर में आए दिन मारपीट और हवाई फायरिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए एसपी ने अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कराई है। साथ ही मोबाइल पुलिस वाहन को गश्त के लिए भी तैनात किया है। इन्हीं स्थितियों को चेक करने के लिए एसपी ने कोचिंग हब इलाके का निरीक्षण किया है। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों से, छात्रों से बातचीत भी एसपी के द्वारा की गई है। एसपी ने कोचिंग हब क्षेत्र में जाके छात्रों से बातचीत की है, निरीक्षण किया गया है। मुरैना में महिला जनपद अध्यक्ष के पति के बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जनपद बैठक में किसी काम का सदस्य विरोध कर रहे और एक जनपद सदस्य को बंदूकधारी डरा कर बैठा रहे, तो डरा धमका कर बैठाने का भी मामला सामने आया है। बैठक में महिला जनपद अध्यक्ष के पति और उनके 3 गनमैन मौजूद थे, जो अपनी मनमानी कर दूसरे सदस्यों और अधिकारियों को डरा रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की बैठक में निर्वाचित लोगों के अलावा दूसरे लोगों को एंट्री कैसे और क्यों होने दी गई। ये जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने के लिए गुंडागर्दी और भय का माहौल बनाया जा रहा है। कामों में बिल्कुल धांधली, कोई काम नहीं हो रहे, करोड़ों रुपए के फर्जी बिल निकाले जा रहे हैं। इसी को लेकर आज साधारण सभा की 1 साल बाद मीटिंग रखी थी। वैसे तो मीटिंग ही नहीं ले रहे हैं वो, क्योंकि मीटिंग लेंगे तो जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे और वो भी होगा, तो इस चक्कर में मीटिंग ही नहीं हो रही है। 1 साल बाद ये मीटिंग रखी गई थी, तो वो भी बंदूकों के साए में जनपद सदस्यों को डराया धमकाया गया कि अब आप बोलोगे नहीं और शिकायत करेंगे। 2 साल में हमारे वार्ड में एक भी काम नहीं हो रहे हैं, सब जनपद सदस्य परेशान हैं। और देखिए, अब ये जो है मैटर अभी संज्ञान में आया है और थाना प्रभारी को मैं अभी बता देता हूँ, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत है और नियमानुसार उसमें कार्रवाई करवाएंगे। कोई व्यक्ति अपने साथ में लाइसेंसधारी गनर रख सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर जो बैठक है जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये
वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, राजनेता हैं, और दादागिरी वाली जैसी स्थिति कुछ इस तरह से कुछ हुआ है तो आगे कार्रवाई होगी। देवास में एसपी और कलेक्टर ने शहर में निकलने वाले परचम जुलूस को लेकर व्यवस्थाओं का हाल जाना। जुलूस निकलने वाले मार्गों का निरीक्षण किया। इस बीच एसपी और कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा भी की और जुलूस को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी निकाला है ताकि शांति व्यवस्था, सुरक्षा बनी रहे। पहले तो आपके माध्यम से सभी को मुहर्रम के लिए अच्छे से मनाएं, कहीं पर कोई विवाद ना हो, कहीं पर ऐसा ना हो टकराव ना हो, और आपके माध्यम से हम एक शांति की अपील करना चाहेंगे। इसके संबंध में आज एसपी साहब के साथ में और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में जो हमारा रूट है जहां पर मुहर्रम का जुलूस चलेगा उसका भ्रमण किया गया है, यह देखने के लिए कि शांति समिति की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे डीजे के मामले में, हमारे चोंगों के मामले में, उनका पालन हो रहा है कि नहीं। मुरैना में आंगनवाड़ी पर बच्चों के लिए भोजन बनाने का काम महिला स्व सहायता समूह से छीनकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को दे दिया गया है, जिसके विरोध में महिला स्व सहायता समूह ने सीएम के नाम जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया और आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। रोजी रोटी है हम लोगों की, उसको छीन रहे हैं। जो सरकार उनको दे रही है ना सहायिका को, तो वो उसी में रहे ना। हम लोगों की क्यों रोटी छीन रहे हैं? उनको तो सरकार दे रही है, हम लोगों को तो कोई सरकार नहीं दे रही ना। समस्या पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिना मतलब में दादागिरी से जिस समूहों से कार्य हटा के कोर्ट में भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है फांसी से पहले, परंतु यहाँ शासन ने कुछ नहीं किया। डायरेक्ट सीधा उठा के एक आदेश निकाल दिया कि 15 अगस्त के बाद 16 तारीख से आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता खाना बनाएगी। मेरे यहाँ अभी सबलगढ़ ब्लॉक में एक पायलट करके योजना लागू की है, जिसमें हम सब रसोइयाएं बहनें और हमारे सब समूह की महिलाएं शामिल थी। उसमें खाना बनाती थी, बढ़िया खिलाती थी। यहाँ तक कि शासन ने जो कुपोषण की लेके वो कहा था वो भी कम हो रहा है, सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये बीच में पता नहीं शासन की कौन सी मंशा हुई कि ये सीधा सीधा अपने कर्मचारियों को, उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है, आंगनवाड़ियों को भी, सहायिका को भी, समूह को। बढ़ते आगे, मंडला के नेशनल हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ने ग्रामीणों के डर से सरेंडर भी कर दिया, लेकिन इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। आरोपी ट्रक ड्राइवर को ग्रामीणों के हवाले सौंपने की मांग की गई। इस बीच पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक भी हुई। महिला की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। मंडला से खबर है, जिसके बाद नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। मंदसौर के नाहरगढ़ नगर की बेटी मुस्कान ने सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बड़ी सफलता हासिल की है। छात्रा को लगातार 3 बार असफलता के बाद ये सफलता हासिल हुई है। नाहरगढ़ नगर में जनरल स्टोर्स और स्टेशनरी की दुकान संचालित करने वाले दिलीप कुमार गुप्ता की बेटी मुस्कान गुप्ता ने सीए बनकर नगर और परिवार का नाम रोशन किया है। मुस्कान ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। 10th टॉपर रही मैं, तो सुपर इंदौर मदराश्रम में मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ से मेरे को टीचर से प्रेरणा मिली कि मुझे 12th के बाद सीए करना चाहिए। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन आफ्टर सीए इंदौर से, आफ्टर 12th इंदौर से ही स्टार्ट की और वहीं से मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी की। इस बीच मेरे को बहुत सारी असफलताएं भी मिली है, तो मैंने धीरे धीरे अपनी प्रयास नहीं छोड़ा। अपने मम्मी पापा को देखकर, अपने मम्मी पापा से दूर रहकर, बहुत मेहनत करने के बाद मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ और फाइनली मैं आज सीए मुस्कान गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी हूँ। मुरैना के सवलगढ़ में सरपंच पति और उनके बेटों ने सहायक यंत्री दिलीप गुप्ता की लाठी और डंडों से मारपीट की। सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके विरोध में सरपंच और सचिव संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी इकट्ठा होकर सवलगढ़ थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय में भी चल रही है। ये पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच में कुछ भुगतान के बारे में काफ़ी दिन से विवाद चल रहा है और जिसकी कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय में भी चल रही है। अचानक आज जब मैं चनौटी से आ रहा था तो मुझे वहाँ रोक के गॉड कॉलोनी के सामने मुझे रोक के मुझसे बोलते हैं कि साइन कैसे नहीं करेगा तू।